अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फ़राह सादिया के बारे में। तो जैसा कि आप सबको याद होगा कि कई सालों से फ़राह सादिया ATV पर मॉर्निंग शो करती आ रही हैं और उन्होंने अपने शो में न जाने कितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को बुलाया होगा, सियासतदानों को बुलाया होगा, बहुत सारे वायरल लोगों को, टिकटॉकर्स को, बहुत सारे हुनरमंद लोगों को बुलाया होगा। हमेशा से वो मेज़बान रही, यानी कि होस्ट रही, और उनके गेस्ट आते रहे। लेकिन ये दुनिया बड़ी सियाणी है, बड़ी समझदार है। अब लोगों ने इनको अपना मेहमान करके बुलाना शुरू कर दिया। बहुत सारे शोज़ में फ़राह सादिया को अब बुलाना शुरू किया जब उनको एक वायरल कंटेंट मिल रहा था। वायरल कंटेंट कैसे मिल रहा था? आप सबको पता होगा कि फ़राह सादिया और इकबाल हुसैन मियाँ बीवी थे, और फिर इकबाल हुसैन ने बुशरा अंसारी जी के साथ शादी कर ली। उनकी अपनी ज़िंदगी, दोनों माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबाश अच्छी उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन अब फ़राह सादिया को बहुत सारे शोज़ में बुलाया जाता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में बुलाया जाता है कि इनको वायरल कंटेंट मिलेगा। और ये दुनिया बड़ी समझदार है, बड़ी खुदगर्ज है। अब इनको बुलाया जाता है और मोहब्बत का जिक्र छेड़ा जाता है, और फिर जब मोहब्बत का जिक्र उस खातून से छेड़ा जाए जिसने एक शख्स से कई साल तक मोहब्बत की हो, और उस मोहब्बत के जिक्र में जब आंखें नम हो जाती हैं तो कंटेंट तो वायरल मिल गया। लेकिन उसी वायरल कंटेंट में जब इंसान कोई ऐसी बात कर जाता है जो लोगों को पसंद नहीं आती, लोग जो हैं पहले इकबाल हुसैन और बुशरा अंसारी जी पर तनकीद करते रहे कि उनकी वजह से, बुशरा अंसारी जी की वजह से फ़राह सादिया का घर बर्बाद हो गया। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। क्यों कि फ़राह और इकबाल हुसैन की बहुत पहले से ख़त्म हो चुकी थी और उसके बाद बुशरा अंसारी जी ने उनके साथ शादी की। ऐसा नहीं है कि बुशरा अंसारी जी के साथ उनका कुछ चल रहा था और फिर उन्होंने घर तोड़वाया और ख़त्म करवाया, ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, बात मैं ये कर रहा था कि लोगों को वायरल कंटेंट चाहिए होता है। अब जब इन्होंने फ़राह सादिया को अपने प्रोग्राम में बुलाना शुरू किया तो उन्होंने दो ऐसी बातें की जो कि लोगों को ये बात समझ में आई कि शायद उनका इशारा इकबाल हुसैन की तरफ है, और दूसरी बात ये समझ में आई कि ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये भी इंसान को पुट्ठे सीधे मशवरे देते रहते हैं। अब जब इनकी ज़िंदगी में ये मुश्किल वक्त गुजर रहा था, मतलब मुश्किल वक्त से ये गुजर रही थी, जब इकबाल हुसैन के साथ इनकी ख़त्म हो गई, तो उनसे ये भी पूछा गया कि आपने ज़िंदगी में कभी मोहब्बत की? तो उन्होंने कहा हाँ, जो मेरे एक्स हस्बैंड थे वो मुझसे मोहब्बत करते थे, फिर उनसे मेरी शादी हो गई, शादी के बाद मुझे उनसे मोहब्बत हो गई। अब इतने साल जब एक खातून किसी से मोहब्बत करती है तो बुलाया तो नहीं जा सकता, और जब भी उनका जिक्र आता है, कोई अशार वो सुनाती हैं, कोई गज़ल सुनाती हैं, तो रो पड़ती हैं। फिर वो कहती हैं कि जब मैं इस सिचुएशन से गुजर रही थी, ज़ाहिर है घर टूट गया ना, घर टूट गया, और उसके बाद जब वो अपने एक्स हस्बैंड को देखती हैं खुश ज़िंदगी में, तो फिर ज़ाहिर एक तकलीफ़ तो अंदर होती है। वो कहती हैं कि जब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब का नाम उन्होंने बताया, डॉक्टर सदाकत, ये साइकेट्रिस्ट है। जब उनके पास गई तो उन्होंने मुझे ये बात समझाई कि अगर कोई मर्द आप पर पैसा खर्च करे तो समझ जाए कि वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, और अगर वो आप पर पैसा खर्च नहीं करता तो समझ जाए कि वो शख्स आपसे सच्ची मोहब्बत नहीं करता। अगर पैसा खर्च करता है तो मोहब्बत करता है, अगर पैसा खर्च नहीं करता तो समझ जाए कि मोहब्बत नहीं करता। अब बहुत सारे लोगों ने नीचे ये लिखा हुआ था तो कि इकबाल हुसैन तो काम ही नहीं करते थे, फ़राह सादिया जो है वो काम करती थी, पैसा खर्च करती थी, और अब ये बात इसलिए कर रही हैं कि लोगों को पता चले कि इकबाल हुसैन तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते थे, वो शायद मेरी जॉब से और मेरे काम से और मेरे पैसे से मोहब्बत करते थे। वो बात लोग कहना चाह रहे हैं, लोग बहुत सारी चीज़ें ये लिख रहे थे। लेकिन मैं उनको ये बताता चलूँ कि इकबाल साहब जो हैं वो उनकी अपनी अच्छी खासी जॉब थी और वो अच्छा पैसा कमाते थे, लेकिन लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि फ़राह सादिया ये बात अपने किसी शो में बैठकर इसलिए कर रही हैं कि भाई जो डॉक्टर ने कहा है ना कि मर्द पैसा खर्च ना करे तो समझ लें कि वो आपसे मोहब्बत ही नहीं करता, तो वो आप पर पैसा क्यों खर्च करेगा। अब इस बात का मैं जो समझता हूँ कि जिस तरह से आजकल जितने बाबे हैं शुगर डैडी टाइप के, वो किसी भी खूबसूरत लड़की पर अपना पैसा खर्च कर रहे होते हैं, उसको फ्लैट भी लेकर दिया होता है, गाड़ी भी लेकर दी होती है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, उसके साथ अपने फिजिकल रिलेशन बनाए होते हैं, उसे आईफोन लेकर दिया होता है, महंगे से महंगा परफ्यूम, ब्रांडेड कपड़े और सब कुछ। वो लड़की टोटली 8वीं पास भी नहीं होती
लेकिन अल्लाह ने उसको हुस्न दिया होता है और शुगर डैडी उन पर खर्च करी जा रहे होते हैं और इसी चक्कर में उनको अपना कज़न, खूबसूरत कज़न, उससे मोहब्बत नहीं होती, लेकिन मोहब्बत होती है उस 65 साल बुढ़े से। क्या वो शख्स, वो जो 65 साल का बाबा है जिसके बच्चे जवान हैं, बच्चों के भी आगे बच्चे हैं और वो भी बड़े हो चुके हैं, वो शख्स एक 17 साल लड़की से मोहब्बत कर रहा होता है? नहीं, मोहब्बत नहीं कर रहा होता, उसको उसकी ज़रूरत होती है। अगर मोहब्बत कर रहा है तो फिर उससे शादी क्यों नहीं करता? और उसी तरह की उसने 3, 4, 5, 6 क्यों रखी हुई है, क्यों मेंटेन की हुई है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आई कि डॉक्टर साहब ने ऐसी बात क्यों की कि अगर कोई शख्स आप पर पैसा खर्च नहीं करता तो वो शायद आपसे मोहब्बत नहीं करता। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लोगों को ना वायरल कंटेंट चाहिए होता है। इसके बाद फरा सादिया ने यह भी कहा कि किसी दौर में ना एक वक्त ऐसा आया था कि मुझे किसी की भी बात चुप जाती थी। कोई भी मेरे बारे में कोई बात करता था, मैं बहुत फिक्रमंद होती थी, सोचती थी कि इसने मेरे बारे में ये क्यों कहा, ऐसा क्यों बोला। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है, कोई मुझे कुछ भी कहता है, मैं कहता हूँ ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें दिल करता है बोलो, शुक्रिया, तुम्हारी मेहरबानी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक वक्त आया था जब मुझे फ़र्क पड़ता था। अब मुझे ये बात समझ में आई कि मोहब्बत आपको एक मर्द से नहीं होती, मोहब्बत आपको अपने बच्चों से भी होती है, मोहब्बत आपको अपने माँ बाप से भी हो सकती है, मोहब्बत आपको अपने अल्लाह से भी होती है। और अब मुझे अपने अल्लाह से मोहब्बत है। चलें, ये बात तो अच्छी है, जब इंसान का दिल टूटता है, इंसान परेशान होता है, तो फिर जाहिर है इंसान का जब दिल टूटता है तो फिर उसको याद आती है बहुत सारे रिश्तों की, बहुत सारे अच्छे लम्हात की, जिन्हें वो शायद उस तरह जी नहीं पाए, और वो सोचता है कि काश वो वक्त वापस आ जाए और हम उस तरह से जीने लग जाएं। वो नहीं जी पाते, और फिर उनको जब कोई नज़र नहीं आता तो फिर खुदा नज़र आता है, जब अल्लाह नज़र आता है तो फिर अल्लाह तो ज़ाहिर है वो हर वक्त कहता है कि आजा मेरे बंदे, आजा मेरे बंदे, आजा मेरे बंदे। तो फिर वो अल्लाह की तरफ जाता है और फिर उसे किसी और की ज़रूरत नहीं रहती। बहरहाल ये जो जितनी बातें मैंने कही हैं, इसमें आपको क्या समझ में आता है, आपको क्या लगता है? फरा सादिया का इशारा किसकी तरफ था और उनको क्या लगता था? लेकिन मैं ये कहूँगा फरा को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, ये जो दुनिया है ना, ये बड़ी मौका परस्त है। आपने बड़ा अच्छा वक्त गुजार लिया, बड़ी अच्छी ज़िंदगी आपकी गुजरी है, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, कहीं ये आपसे ऐसी बात ना निकलवा दे कि आपका जो है ना, जिस तरह से ये कंटेंट बन गया, हमने भी बात कर ली, और इसी तरह से वो लोग भी चाहते हैं कि कोई कुछ ना कुछ निकलता रहे। शोज़ में जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन बहुत मोहतात होकर। मैं तो क्योंकि अब जो है ना, उनको कंटेंट चाहिए आपसे, और वो मोहब्बत का जिक्र करते रहेंगे, आपको रुलाते रहेंगे, और आपके आंसू जो हैं वो कंटेंट बनता रहेगा। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आई होगी। चलते हैं खैर नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं। मिस्टर पतलू के बारे में टिकटॉकर हैं, बड़े वायरल हैं, बड़ा उन्होंने पैसा कमाया, बहुत नाम बनाया। अब तो उनके पास 8-8, 10-10 करोड़ रुपए की गाड़ी होती है, एक नहीं होती, कई होती हैं। और आजकल तो खैर वो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, जब से जो है डक्की भाई पकड़े गए हैं, तब से जो है वो भी मतलब उस पर टारगेट भी है, उनको भी पकड़ा जाएगा। जिस तरह से रजब भट्ट भागे हुए, अभी उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये कहा कि भाई मैंने जब ड्रामा सीरियल परिजात देखा तो उसे देखते ही ना मुझे यूँ लगा कि ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है, ये एक्चुअल मेरी ज़िंदगी की कहानी है। परिजात को मैंने देखा तो मुझे यूँ लगा कि बस ये किसी को मेरी कहानी का पता चल गया और उसने ये सब कुछ बनाया। अब मैं आपको बताता चलूँ कि मिस्टर पतलू इस दौर में तो करोड़पति नहीं अरबपति होंगे, ठीक है, बहुत पैसा है उनके पास। एक लाइफ पर वो 32-32 करोड़, 24-24 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। कितना पैसा होगा उनके पास, ठीक है। उन पर इल्ज़ाम है जिसकी वजह से वो भागे हैं कि वो टिकटॉक लाइव पर आकर लड़कियों को नचवाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन अब जो उन्होंने बयान दिया है ना, वो बड़ा सुनने वाला है। वो कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार मुझे कमीन समझते थे। मेरे रिश्तेदार मुझे देखकर, जब मैं रिक्शा चलाता था, मजदूरी करता था, मैं ईंटें उठाता था, बजरी उठाता था, रिक्शा चलाता था, इस तरह के जब मैं काम करता था, तो मेरे रिश्तेदार मुझे कमीन कहते थे। और घर में अगर कोई फौतगी हो जाए तो हमारे पास जब दफनाने के लिए, और वो जो आपको पता है कि मैयत जब जनाजा उठ जाता है, फिर जनाजे पर जो खर्चे होते हैं, उसके बाद जो है कफन का तो खर्चा हो गया ना, उसके बाद जब दफना कर वापस आते हैं तो मेहमानों को खाना देना पड़ता है। और ये बड़ी जलालत वाली हरकतें हैं यार। एक तो उसके घर में
अपना मर गया और दूसरा वो जो लोग आए हुए हैं थोड़ी देर के लिए जनाजे पर, उनके लिए खाने का भी बंदोबस्त किया जाता है। और खाना कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार तुमने चावल मंगवा लिए, अगर तुम सालन रोटी मंगवा लेते तो अच्छा हो जाता। एक तो वो बंदा उस सदमे में होता है, उस तकलीफ में होता है कि बाप चला गया, माँ चली गई, बहन चली गई, इस तरह से जब वो सोच रहा होता है। और ऊपर से ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं, सालन रोटी मंगवा लेते, नाल जरदेनी की देग मंगवा लाए। वाह यार, अब्बा जी फोत होए, अब्बा जी दा वलीमा नहीं सी। खैर वो कह रहे कि जब ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया तो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे कमी कमीन कहना शुरू कर दिया। मेरे रिश्तेदारों को मुझसे मिलना तौहीन लगती थी, लेकिन अब वही रिश्तेदार 10-10 घंटे मेरे घर के बाहर इंतज़ार करते रहते हैं लोगों को ला कर के मेरा कज़न है, उठेगा तो मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। सुबह से आए रहते हैं कि ये ना हो कि हम लेट हो जाएं, वो निकल जाए, तो वो 10-10 घंटे लोगों को लाकर मेरे घर के आगे इंतज़ार करते हैं कि कब वो उठकर बाहर आएगा तो हम आपको मिलवाएंगे। ये वो वक्त आप सोचें। वो कहते हैं कि जब मैंने ड्रामा सीरियल परिज़ात देखा ना तो मुझे लगा कि ये मेरी कहानी है, लेकिन उसमें एक फ़र्क है। वो ये एक फ़र्क ये है कि वो कहते हैं कि उसको परिज़ात को पढ़ने का शौक था। मैं बड़ी मुश्किलां नाल सारियां कुल मिला मिलू के 4 जमातां पढ़ियां, उन्हां चों भी कई बार फेल हुए हैं। मतलब 4 जमातें पढ़ी और उसमें से भी कई बार फेल हुए हैं। अच्छा, अब ज़रा बात कर लेते हैं ना कि ये किस्मत और तकदीर के हवाले से। ये तो मैंने आपको बता दिया कि मिस्टर पतलू कहते हैं कि मैं इंतहाई गुर्बत में था, रिक्शा भी चलाया, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। लेकिन वो ये बात करते हैं कि मैं 4 जमातें भी नहीं पढ़ा हुआ था और मेरी तकदीर ऐसे बदल गई। अच्छा, अब लोग कहेंगे कि जिस तरह से उसने पैसा कमाया, जिस तरह से उसने ये वो किया, ये कोई तकदीर है, ये कोई मुकद्दर है। बात ज़रा आप थोड़ा और कीजिएगा। हम लोग अपने बच्चों को क्या कहते हैं, पढ़ेगा नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, तू MA ना किता, मास्टर ना किता तो फलां ना किता तो तू बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़े। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चों को कहेंगे वो पढ़े ही ना, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने बच्चों को ये सिखाएं, अल्लाह से यारी नहीं होगी तो बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह से यारी लगाओ भाई, अल्लाह से दोस्ती होगी ना। देखें, बच्चों को ये सिखाएं कि तुम CSS कर लो, तुम SP लग जाओ, तुम फौज में चले जाओ, तुम सियासतदान बन जाओ, किसी भी इदारे में चले जाओ। याद रखना, रिश्वत लोगे, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाओगे, क़यामत के दिन तुम पकड़े जाओगे। और क़यामत के दिन मैं भी तुम्हारे हक में बोलूँगा नहीं। अगर अल्लाह ने मुझे कहा ना कि अपनी औलाद जाओ, तुम इतने अच्छे थे, तुम इतने नेक थे, तुम अपनी औलाद को भी ले आओ, तो मैं कभी तुम्हें नहीं ले, उसको डराओ इस बात से कि अगर अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया और अल्लाह ने मुझे कहा कि तुमने ज़िंदगी में इतने अच्छे काम किए, अपने साथ एक बंदा ले लो, तो मैं तुम्हें नहीं लूँगा। अपनी औलाद को इतना डराओ कि वो गलत काम ना करे। आप अपनी औलाद को क्या सिखाते हैं? बस किसी भी तरह से करके तुम डिग्री ले लो, टॉप कर लो, कुछ भी कर लो। देखिए, जब अल्लाह ने किसी को रिस्क देना होता है, ये तो मिस्टर पतलू का रास्ता ऐसा था ना कि उसने चले वो औरतों को बुलवा कर डांस करवाना शुरू कर दिया, ये करवाना शुरू कर दिया। वो एक अलग बात है, गलत है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो उसके तकदीर में, उसके मुकद्दर में ये सब कुछ लिखा था। वो किसी और रास्ते से भी आता तो उसको मिल जाना था। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं कि लालच और ये सब चीज़ें आप ना सोचें कि भाई मैं पढ़ लिख कर ये बस मुझे एक दफ़ा सीट पर बैठने दो, फिर देखो मैं करता क्या हूँ, मैं पैसे पूरे कैसे करता हूँ। ये अपने बच्चों को सिखाएं कि ये नहीं करना। जब तक आप अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तब तक, जिस तरह से भी आपने देखा ना कि कराची में 17 साल बच्चा पंजाब से घूमने गया और पुलिस उठा के ले गई, उसको इतना मारा कि वो बेचारा मर गया यार। इतना मासूम खूबसूरत बच्चा मर गया यार। वो मारने वालों को शायद उसके माँ बाप ने तरबियत की होती, उस पुलिस वाले को ये झिंझोड़ा होता माँ ने कि ओए अक्ल कर, ना मारी किसी के बच्चे को, ये वर्दी पहन ली है, फिरौन मत बनना। लेकिन माँ बाप ने नहीं समझाया होगा, माँ ने कहा होगा मेरा पुत्र वर्दी पा ली थी, उनते वारे ने अरे। अपनी औलाद को ये समझाएं, वर्दी पहन लो, सीट पर बैठ जाओ, पावर मिल जाए, पैसा मिल जाए, ताकत मिल जाए, गार्ड्स मिल जाए, कुछ भी हो जाए, किसी पर जुल्म नहीं करना यार, ज़्यादती नहीं करनी। ये बात हमेशा याद रखें। बहरहाल मिस्टर पतलू ने 4 जमातें पास नहीं बल्कि फेल होने के बावजूद भी अरबों रुपया कमा लिया, और वो कहते हैं कि परिज़ात मेरी कहानी है। खैर, पूरी डिटेल में बात समझाने का मकसद ये होता है कि आपको समझ आए। अपनी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको रोज़ बिठा के बताया करें, नहीं करना गलत काम, गलत काम किया तो ऊपर जाके पकड़ा जाएगा।
जब ये बात समझाएंगे ना तो वो बड़ा होगा तो उसको समझ आने लग जाएगी। मेरी माँ ने कहा था ऐसा नहीं करना, मेरी माँ ने ऐसा कहा था कि अल्लाह तुम्हें इसकी सज़ा देगा, उसके दिल में कहीं ना कहीं वो खौफ डर ज़रूर होगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। सजाद अली के बारे में सजाद अली कहते हैं जी कि पाकिस्तान आइडल में जितने भी गाने आप लोग सुन रहे हैं वो रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम लोगों से उन लोगों ने राइट्स नहीं लिए। जितने भी गाने आप सुन रहे हैं रिपीट होते जा रहे हैं, वो जो भी आता है वही गाना सुना रहा है, जो भी आता है वो गाना 2-3 कंटेस्टेंट्स के बाद दोबारा से रिपीट होता है। तो जब वो गाना रिपीट होता है तो हमें ये दुख होता है कि काश ये हम लोगों से डील कर लेते, हमसे राइट्स ले लेते तो आज हमारे गाने भी चल रहे होते हैं। वो ये समझ रहे थे कि जब मैं ये बात करूँगा कि भाई हमसे पाकिस्तान आइडल वालों ने रब्ता किया, हमसे ये कहा कि आप हमें अपने गाने दें, वहाँ पे गाएंगे, अब इसलिए ये राइट्स लेने होते हैं क्योंकि जब ये गाने रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, रिकॉर्ड होने के बाद ये धुन, ये म्यूज़िक, ये सारा कुछ यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह पर अपलोड होता है और जब अपलोड होता है तो कॉपीराइट आ जाता है, ये स्ट्राइक आ जाती है, तो वीडियो हटा दी जाती है। उससे पेज पर भी मसला होता है, उसके बाद टिकटॉक पर भी मसला, इंस्टा पर भी मसला, उसके बाद आपकी यूट्यूब चैनल पर भी मसला होता है। तो उन्होंने राइट्स लेने थे। अब सजाद अली से ये पूछा गया कि आपसे राइट्स लेने के लिए जब वो आए तो आपने राइट्स दिए क्यों नहीं? उन्होंने कहा मुझ समेत बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने राइट्स इसलिए नहीं दिए क्योंकि हमारी फाइनेंशियली डील नहीं अच्छी बन पाई। अब ये बात करनी थी, उन्होंने ये समझा कि मैं जब ये मैं बयान दूंगा तो लोग मेरा साथ देंगे, लोग कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छी बात है कि आपने बिल्कुल सही किया, आपने अपने गाने नहीं दिए। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि सजाद भाई पाकिस्तान का नाम रोशन होता, आपके गाने दोबारा से ज़िंदा होते, आपके गानों को गाया जाता, आपके साथ और जितने सिंगर्स हैं जिन्होंने ये राइट्स नहीं दिए इन पैसों की वजह से, चले थोड़े बहुत कम ज़्यादा पैसे थे लेकिन कम से कम पाकिस्तान में ये गाने गाए जाते। जिस तरह से इंडियन आइडल होता है, अमेरिकन आइडल, क्या कहते हैं आइडल, सॉरी, ये दुनिया भर में होता है, तो वहाँ के बड़े बड़े सिंगर्स अपने राइट्स देते हैं, अपने गानों के राइट्स देते हैं। तो आप भी दे देते, चाहे वो थोड़े बहुत कम ज़्यादा पैसे थे, आप दे देते तो अच्छा होता। लेकिन सजाद अली ने कहा कि मैंने तो राइट्स नहीं दिए। मैंने इसलिए नहीं दिए कि उन्होंने पैसे कम दे रहे थे। अब जब पैसे कम दे रहे थे तो फिर उनको गुस्सा आया, लोगों को गुस्सा आया कि यार ये आपने अच्छा नहीं किया। मुझे यूँ लगता है कि सजाद अली को ये सब नहीं करना चाहिए था क्योंकि इनके सुपर हिट गाने थे। माना कि वो गाने के बाद सिंगर्स जो हैं वो लगता कि यार वाकई ये गाने गा रहे हैं और लोगों को पसंद भी आते हैं और आपको भी कहीं ना कहीं बुला लिया जाता। खैर इससे पहले एक गुलकारा ने यह भी एतराज़ किया था कि जो जजेस बिठाए गए हैं वो प्रोफेशनल नहीं है। एक राहत फ़तेह अली खान को छोड़कर बाकी सारे जो हैं वो अदाकार और उनको कोई जानता नहीं है और इस तरह से बात की थी। तो मैं ये समझता हूँ कि यार आप उनकी हिस्ट्री तो जानते कि वो आए कैसे थे और उन्होंने गाने गाए हैं नहीं गाए हैं। ज़ाहिर है लोगों ने अपना कंटेंट बेचना है और फिर फवाद खान को बिठाएंगे तो कंटेंट तो बिकेगा, फिर उनको ज़ाहिर है एडवर्टाइजमेंट भी अच्छी मिलेगी, तकड़ी एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें देख कर ना लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ें पाकिस्तान के लिए कर लेनी चाहिए, हर चीज़ पैसे के लिए नहीं करनी चाहिए, कुछ चीज़ें अपने वतन के लिए भी कर लेनी चाहिए। खैर अब कुछ लोग कहेंगे कि वतन केड़ा ये बहुत बड़ा कारनामा कर रहे जा रहे सो, लेकिन जाहिर है कि जब आप दे देते राइट्स तो गाने जो हैं वो हिट होते, पूरी दुनिया में चल रहे होते। पूरी दुनिया से मुराद जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।